हाँ, नेक्स्ट ये टॉपिक जो है ये है हमारा बीएच कर्व। बीएच कर्व या बीएच लूप और हिस्टैरिसीस लूप के नाम से भी आता है। ईसी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे सब लोग। और बहुत इजी है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो हम जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए बीएच कर्व हम ड्रॉ करते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं। तो हमने एक एक ये मैग्नेटिक कोर है, ये इस तरीके से जो है रेक्टेंगल लिया है हमने, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर हमने एक वाइंडिंग कर रखी है इस तरीके से। ये वाइंडिंग की है, उसमें एक हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। और इस रेजिस्टेंस को वेरी करके हम इसमें करंट फ्लो जो हो रहा है वो चेंज करेंगे और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली बीएच कर्व जो है, अभी मैंने बताया आपको, इसको हम हिस्टैरिसीस लूप या बीएच लूप के नाम से भी जानते हैं। बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, बीएच लूप, ठीक है, कई नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बीएच कर्व बेसिकली ये कर्व है, किस किस के बीच में ड्रॉ होता है? बी और एच के बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो कर्व ड्रॉ होता है उसको हम बीएच कर्व बोलते हैं। डेफिनेशन भी सिंपल ऐसी ही है, बी और एच के बीच ड्रॉ होने वाला कर्व बीएच लूप, हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। अब ये इस तरीके का ये कर्व बना कैसे, ये हमें देखना है। अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच की बात करते हैं, तो जो लास्ट वीडियो थी कल, मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था, जो डेफिनेशंस थी मैग्नेटिज्म की, उसमें मैंने आपको बताया था कि H बेसिकली होता क्या है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो H इज इक्वल टू N इंटू आई अपॉन एल होता है, N इंटू आई अपॉन एल। तो H प्रोपोर्शनल होता है करंट के, B होता है फाई अपॉन आई, B प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। इसका मतलब है अगर हम I बढ़ाएंगे तो H बढ़ेगा और फाई डिपेंड करता है B पे, फाई बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ इस सर्किट में देखते हैं, ये जो सर्किट दिया हुआ है, हम रेजिस्टेंस को चेंज करके हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे इस वाइंडिंग में। और करंट से हमें पता है क्या पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है किसी वाइंडिंग में। तो जब हमारा करंट बढ़ेगा इस वाइंडिंग में, तो हमारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, आई बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा फाई जो है इस वाली एक्सिस पे फाई या बी है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है या एच बढ़ रहा है दूसरे शब्दों में, तो हमारा फाई भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? एक डोमेन थ्योरी होती है, जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर डोमेन्स होते हैं, ग्रेन्स या डोमेन्स होते हैं, जो शुरुआत में रैंडम होते हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। अब जब उसमें हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं और करंट फ्लो कराते हैं, तो उनकी डायरेक्शन जो है, डोमेन्स की डायरेक्शन धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं वो। तो जैसे जैसे उनकी डायरेक्शन सेम होती जाएगी, वैसे वैसे जो आपका फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बढ़ने लगेगी। और हम जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे, आपके डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होना या एक निश्चित दिशा में अपने आप को करना शुरू कर देंगे वो। तो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, जो डायरेक्शन है डोमेन्स की वो एक निश्चित दिशा होती जा रही है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स करंट के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद सारे के सारे डोमेन्स जो है मैग्नेटिक मटेरियल में वो एक निश्चित दिशा में हो जाते हैं। अब सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए, उसके बाद हम कितना भी करंट बढ़ा लें, अब हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाता है। अब उसका जो जितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर आना था मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो आ चुका है। अब इस पॉइंट के बाद हम H की वैल्यू कितनी भी बढ़ाएं आगे, लेकिन ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो B है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाता है इस पॉइंट के बाद। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, कि वो पॉइंट जिसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो क्यों गया? क्योंकि हमारे सारे डोमेन्स जो थे, सारे ग्रेन्स जो थे, वो एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। अब हमने यहाँ से शुरू किया था, हमने करंट को बढ़ाया था, आपका बी बढ़ रहा था, करंट बढ़ाया, बी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपके डोमेन्स एक दिशा में अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं और इस पॉइंट के बाद सारे के सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने करंट को कम करना शुरू किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाई और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो करंट को कम करना शुरू किया। एक्सटर्नल जो फील्ड है उसकी वैल्यू को हमने कम करना शुरू किया, या हम कह सकते हैं हमने H की वैल्यू को कम करना शुरू किया। अब हम पहले इधर जा रहे थे, अब हम इधर मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। जब इधर मूव करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो A से B की तरफ मूव करेगा। आपका जो कर्व है ये A से B की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हम H को कम कर रहे हैं, कम करते करते 0 तक ले आए, तो आपका जो ये B है वो कम होते 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 ये वाला जो ग्राफ है A पॉइंट से B पॉइंट पे आ गया। अब H तो 0 हो गया जी हमारा, लेकिन आपका जो मैग्नेटाइजिंग
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं हुआ, वो हमारा ओबी, देखो ये वाली वैल्यू हमारी अभी भी रह गई। इसका कारण ये है कि जो आपने एच को कम करना शुरू किया था, आपने करंट को कम करना शुरू किया था, तो जो डोमेन से इस पॉइंट पर जो डोमेन सारे एक निश्चित दिशा में सारे आ गए थे, अब वो रैंडम होना शुरू हो जाएंगे, अपनी डायरेक्शन को उल्टा सीधा करेंगे। लेकिन एच की वैल्यू जीरो होने के बाद भी कुछ ना कुछ ग्रेन्स, कुछ ना कुछ डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो एच की वैल्यू जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ डोमेन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको हम अवशेष चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? अवशेष, जो बाकी रह गया है। तो क्या डेफिनेशन हुई अवशेष चुंबकत्व की? डेफिनेशन क्या हुई कि ये वो चुंबकत्व है, वह मैग्नेटिज्म है जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल में बाकी रह जाता है जबकि हमने एच की वैल्यू को, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम इस ग्राफ को आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमने क्या किया? हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो प्लस था इधर, हमने उसको नेगेटिव कर दिया है। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया। देखो इस तरफ, जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका जो बी है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, वो कम होना शुरू हुआ। देखो ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब ये नेगेटिव में जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमारे डोमेन जो है वो रैंडम होते जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पर आने के बाद सारे के सारे डोमेन्स की डायरेक्शन उल्टी सीधी हो गई है। अब इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिज्म जो है, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो नेट मैग्नेटिज्म है, नेट बी है, वो क्या हो गया? जीरो हो गया है। तो ये पॉइंट, सी पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है, और हम इसको क्या बोलते हैं? ओसी। ये जो हमारा फोर्स आया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो आया, एच की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, एच की वैल्यू जो है वो कहलाती है कोएर्सिव फोर्स। कि नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स वैल्यू ऑफ या नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स व्हिच मेक्स द मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देता है, वो वैल्यू एच की क्या कहलाती है? कोएर्सिव फोर्स कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोएर्सिव फोर्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं। अब हम एच को नेगेटिव दिशा में ही आगे बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते हैं। जो हम नेगेटिव डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब करंट की डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तब हमारे जो ग्रेन्स हैं, डोमेन्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो पहले यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, अब हमारा देखो एच भी पॉजिटिव था और आपका बी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था। अब हम एच को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सारे के सारे डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में हो जाएंगे। इस पॉइंट के बाद आप एच को कितना भी बढ़ाएं, लेकिन बी नहीं बढ़ेगा, तो ये भी हमारा सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको कम करना शुरू करेंगे। इस पॉइंट के बाद हम इसको धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे, कम करना शुरू करेंगे। आपके बी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा एच फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन जो बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ बचेगा हमारा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है। अब हम इसको फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे एच को, तो हमारा जो डोमेन्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा, और हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एच को, बी को, तो हम दोबारा इस पॉइंट के पास आ जाएंगे, ए पॉइंट के पास। तो ये जो ग्राफ हमारा बना, ये जो लूप हमारा बना, ए से बी की तरफ, बी से सी, फिर सी से इसको डी मान लो, डी से ई मानो इस वाले पॉइंट को, फिर ई से हम रिटर्न हो गए ए पॉइंट पर। जो ये लूप बन रहा है, यही लूप हमारा हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व या पीएच लूप कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये इसी वाले बच्चों के लिए पेपर में पक्का समझे 100% आएगा। तो आप इसको डेफिनेशन लिख के आएंगे पेपर में, बीएच कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल। ये डेफिनेशन है इस बीएच लूप की, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि भैया मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है। दिस इज द पॉइंट ऑन बीएच कर्व वेयर फ्लक्स डेंसिटी बी इज मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू मैक्सिमम, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जहां पर फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाती है विद फर्दर इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम आगे एच की वैल्यू को और बढ़ाएं तब भी हमारे बी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। रेजिडुअल फ्लक्स क्या है? अवशेष मैग्नेटिज्म क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने घटाकर जीरो तक ले गए, लेकिन तब भी हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू मिल रही है, वो क्या कहलाता है? रेजिडुअल फ्लक्स या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन है कोएर्सिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन
required to make value of flux density be 0 is called coercive force। क्या मतलब है इसका? अभी बताया था पहले मैंने कि H की रिवर्स डायरेक्शन में वो वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की रिवर्स डायरेक्शन में वो वैल्यू जो कि B की वैल्यू को 0 कर देती है, वो कोएर्सिव फोर्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? देखो, हिस्टेरेसिस का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है पीछे रहना, लैगिंग करना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बाय व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B लैग्स बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। देखो जी, ये B का H से पीछे रह जाना, ये वो प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रहती है, उसको फॉलो करती है, पीछे चलती है। वो क्या कहलाता है हमारा? देखो, क्योंकि ये देखो 0 हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रह गई है। इसको हमने घटाते 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 0 ले आए, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। ये 0 हुआ कुछ समय के बाद। आप समझो इस चीज को। देखो, हमने H को घटाया, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। देखो B भी घट रहा है, इस पॉइंट के बाद B भी कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। लेकिन देखो B तो 0 नहीं हुआ, H तो हमारा 0 हो गया यहाँ पे, लेकिन B कुछ समय के बाद 0 हुआ। तो जो B है वो H के बाद 0 हो रहा है, H को फॉलो कर रहा है, H के पीछे है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यही प्रॉपर्टी कहलाती है हिस्टेरेसिस। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बाय जिसके द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लैग्स बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी जो है वो H के पीछे है, उसको फॉलो करती है, वही हिस्टेरेसिस है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या कहलाता है? द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसका फॉर्मूला भी है PH, ये एक्चुअली PH लिखा हुआ है, PM की तरह लग रहा है, जो PH इक्वल्स टू KH F into BM की पावर 1.6। ध्यान रखेंगे 1.6 है ये। F है फ्रीक्वेंसी, BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, KH है कांस्टेंट। ठीक है ना? ये है PH, हिस्टेरेसिस लॉस का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये पूरा हो गया टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।